प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले टर्म पर हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़े थे। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, ये बताया गया था कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला होता है Tn बराबर होता है a r पावर n-1। ये बताया गया था। यहाँ ये पहला पद था। ये Tn का मतलब हो गया nवां पद, r सर्वानुपात और n पदों की संख्या थी। ठीक, इसे प्रश्न लगाए गए थे। फिर आगे हम लोग पढ़े थे गुणोत्तर श्रेणी की n पदों का योग, n पदों का योग। ठीक, ये बताया गया था इसके अंतर्गत कि यदि a प्रथम पद हो, r सर्वानुपात हो, तो उसके n पदों का योग Sn बराबर था, n पदों का योग था Sn बराबर a r पावर n-1 बटा r-1, जबकि r का मान 1 से ज़्यादा हो। हम सर्वानुपात निकालते हैं, यदि r का मान 1 से ज़्यादा आता है तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, यदि r का मान 1 से कम है तो n पदों का योग a 1 माइनस r पे पावर 1 माइनस r पे पावर n अपान 1 माइनस r का मान जब 1 से कम, ये बताया गया था। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का फार्मूला बताया गया था, उससे कुछ संबंधित प्रश्न किया गया था। आज भी हम लोग इन फार्मूलों से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न को भी हल करेंगे तथा सबसे पहले देखेंगे कि जैसे समांतर माध्य क्या था, वहाँ बताया गया था, वैसे गुणोत्तर माध्य क्या होता है। ठीक, दो संख्याओं या दो पदों का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, या n संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होता है। तो देखा जाए दो राशियों का गुणोत्तर माध्य, हमने मान लिया कि दो राशियां a और b हैं, दो राशियां a और b हैं। ठीक, तथा ये भी माने कि a और b के बीच एक तीसरी राशि g है। माना कि दो राशियां a और b हैं, a और b के बीच तीसरी संख्या इस प्रकार रखी गई है, इस प्रकार हो कि यह तीनों किस में हो रहा है, गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए, GP में हो जाए, गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए। तो बीच वाले पद को, यहाँ पे बीच वाले पद को इन दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कहते हैं। ठीक, अब दो संख्या माना गया है a b हैं, उनके बीच एक तीसरी संख्या g रख दी गई है, तो g को गुणोत्तर माध्य किया गया। g इस प्रकार होना चाहिए कि a कैपिटल G, b एक इसमें होना चाहिए, GP में गुणोत्तर श्रेणी में होना चाहिए। अब चूंकि यह गुणोत्तर श्रेणी में है, इसका मतलब गुणोत्तर श्रेणी के नियम के अनुसार समानुपात हर जगह बराबर होता है। इसका मतलब दूसरे में पहले पद का भाग दिया जाए, g बटा a बराबर हो जाएगा तीसरे पद में दूसरे पद का, तब हो जाएगा b बटा g। त्रिक हम गुणा कर देंगे, ये हो गया g स्क्वायर बराबर हो गया ab, g स्क्वायर बराबर हो गया ab, या g बराबर हो गया कड़ी में ab, वर्गमूल लेंगे। इसका मतलब हो गया कि दो संख्याओं का जो गुणोत्तर माध्य, दो संख्याओं a और b का गुणोत्तर माध्य उनके गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। ठीक, यही चीज़ यहाँ समझाया गया है, क्योंकि यहाँ पे AP में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा जी स्क्वायर बराबर AB, यहाँ जी बराबर अंडर रूट AB। ठीक, और गुणोत्तर माध्य को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GM, ज्योमेट्रिक मीन। इसी प्रकार से ये तीन संख्या A और BC हो और कुछ भी व्यंजक दिया हो, कहे कि सिद्ध कीजिए कि गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक, इसका मतलब हम यदि यह सिद्ध कर देंगे कि B स्क्वायर बराबर AC, कोई भी तीन संख्या सिद्ध करना हो कि गुणोत्तर श्रेणी में है, तो यदि बीच वाले पद का वर्ग शेष दो के गुणनफल के बराबर हो तो हम कहते हैं तीनों गुणोत्तर श्रेणी में हो, चाहे ABC हो सकता है, XYZ भी हो, कुछ भी हो। ठीक, अब दो संख्याओं के मध्य n गुणोत्तर माध्य,
जैसे यहाँ लिया गया है कि एक पद ले लिया गया है दो संख्याओं के बीच, हम मान लेते हैं कि ए और बी दो संख्याएं इस प्रकार हैं, ठीक, कि इन देखिए उनके बीच यदि n संख्या लेंगे G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn ले लिया जाए तो A G1 G2 गुणोत्तर श्रेणी में आ गया B। यदि इस प्रकार हो गया तो हम कहते हैं G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn को A और B के बीच कितने n गुणोत्तर मानते हैं। G1 पहला, दूसरा, तीसरा, सेम उसी तरह से। यहाँ देखिए A और B के बीच G1 G2 Gn ले लिया गया, इस प्रकार लिया गया है कि पूरी की पूरी ये जो श्रेणी आ रही है गुणोत्तर श्रेणी में हो गई। अब हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि G1 का मान ज्ञात किया जाए, G2 ज्ञात किया जाए और G डॉट डॉट। तो अब जब श्रेणी बन गई, इसका पहला पद क्या है A है, अंतिम पद क्या है B है। अब देखिए G1 से लेके Gn तक n पद तय हो गए और दो और बढ़ रहे हैं, मतलब इस श्रेणी में पदों की संख्या n+2 है। इसका प्रथम पद A है, अंतिम पद B है। फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर होता है AR⁻n-1। ठीक, तो हमने मान लिया गया, देखिए अंतिम पद दिया हुआ है तो अंतिम पद की जगह पे दिया है तो Tn बराबर हो जाएगा B, तो B AR n होता है पदों की संख्या। अब यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है n+2 है, तो हो जाएगा n+2-1। B बराबर हो गया AR n+1, B बटा A बराबर इतना हो गया, इसलिए R बराबर हो गया इतना। R का मान निकल गया। अब G1 देखिए यहाँ दूसरा पद है, G1 क्या है दूसरा पद है, तो पहले पद में सर्वानुपात से गुणा कर देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। G2 बराबर हो जाएगा AR², R का मान करके G3 बराबर इतना और डॉट 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 Gn बराबर इतना हो जाएगा। इस तरह से दो संख्याओं के बीच जितने भी गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करने होते हैं हम ज्ञात करते हैं। एक NCERT का ही देखा जाए प्रश्न ए 9.3 में, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए इनको 3 और 81 के बीच में रखने पर अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बनती है। इसका मतलब कि 3 और 81 के बीच दो गुणोत्तर माध्य पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम मान लिए G1 और G2 दो ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें 3 और 81 के बीच रखने पर यह पूरा का पूरा श्रेणी अनुक्रम बन जाता है, गुणोत्तर श्रेणी हो जाती है। इसका मतलब कि 3 और 81 के बीच यदि G1 का मान G2 रखा जा रहा है तो पूरा का पूरा गुणोत्तर श्रेणी में होगा। अब जब गुणोत्तर श्रेणी में होगा, देखा जाए इसमें पहला पद क्या है 3 है, अंतिम पद 81 है, पदों की संख्या 1 2 3 4 n बराबर हो गया 4। फार्मूला होता है L बराबर AR⁻n-1। L का मान 81 है, A का मान 3 है, n का मान 4 है, R का मान आ गया 3। ठीक, अब G1 बराबर हो गया AR, पहला पद में सर्वानुपात से गुणा करते हैं तो दूसरा पद G1 बराबर AR निकल गया, G2 बराबर AR² होगा। इसी तरह जो कहता है 4 गुणोत्तर समांतर पद, तो यहाँ पे 4 रख करके ज्ञात करेंगे। उसी प्रश्नावली NCERT का ही 27वां प्रश्न देखिए, कह रहा है n का मान ज्ञात कीजिए ताकि A⁻n+1 + B⁻n+1 बटा A⁻n+B⁻n A और B के बीच का गुणोत्तर माध्य हो। मतलब A और B का गुणोत्तर माध्य इसके बराबर हो, A और B का गुणोत्तर माध्य इसके बराबर हो। तो हम मान लिखिए, हम जानते हैं कि A और B के बीच का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, G बराबर क्या होता है कर्ण में AB। अभी पहले इसे किया गया है कि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य उनके गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। अभी कह रहा है कि A और B का गुणोत्तर माध्य इसके बराबर हो, इसके बराबर हो, A बराबर हो गया √AB। A बराबर, इसको हम घात के रूप में लिख लिए, यहाँ आ गया घात, ये अलग अलग कर लिए। अब 13 गुणा किए हैं, 13 गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। देखिए A⁻n+1 + B⁻n+1 बराबर इसका गुणा इसमें हम करेंगे तो हो जाएगा A⁻n गुणे इतना प्लस B पावर गुणे इतना। ठीक, बाकी बायां पक्ष वही रहेगा, यहाँ पे उसी तरह से उसको उतार देंगे। अब A पर पावर n वाला पद एक साथ कर लेंगे, A पर पावर n वाला पद एक साथ कर लेंगे। घातांक के नियम से A⁻n+1 को ऐसे लिखा सकता है A⁻n गुणे A⁻1,
बी पावर एन प्लस वन को बी पावर एन गुणे बी पावर एन लिखा जा सकता है। ठीक, तो ए पावर एन वाला पद पक्षांतर करके एक तरफ लिख लेंगे, जैसे यहाँ ए पावर एन है, इसको ले आएंगे माइनस हो जाएगा। बी पावर एन वाला पद यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको पक्षांतर करके यहाँ ले आएगा, यहाँ ले आएगा। ठीक, फिर यह ए पावर वन बाई टू यहाँ भी कॉमन ले लिया गया है। अब बी पावर वन बाई टू कॉमन ले लिया गया है। ठीक है, कॉमन लेने के बाद ये कैंसिल हो गया। ए पावर एन गुणे ए पावर वन बाई टू बराबर आ गया बी पावर एन गुणे बी बाई टू। ए पावर एन बी, ए नीचे आएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा, ए पावर एन बटा बी पावर एन बराबर हो गया बी पावर वन बाई टू ए पावर वन बाई टू। यहाँ ए बटा बी के रूप में है बायां पक्ष, तो निश्चित ही इसको हम दाएं पक्ष को भी ए बटा बी के रूप में लिखेंगे। तो ए पावर वन बाई टू नीचे है, तो जब भी घातांक में अंश से हर में या हर से अंश में कोई भी राशि ऊपर से नीचे करते हैं, घात का चिन्ह बदल जाता है। तो ए पावर वन बाई टू नीचे है, ऊपर जाएगा तो ए पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा, और बी पावर वन बाई टू नीचे आएगा तो हो जाएगा बी पावर माइनस वन बाई टू। ए बाई बी पावर एन बराबर हो जाएगा ए बटा बी, घात एक साथ कर लिया माइनस एक बटा दो। अब देखिए तो कि दोनों का आधार समान है, घात समान हो जाएगा, तो एन बराबर हो जाएगा माइनस एक बटा दो। ठीक, ये 22वां देख लीजिए। कह रहा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवां पद, क्यूवां पद तथा आरवां पद, पीवां पद, क्यूवां पद तथा आरवां पद ए बी तथा सी है, मतलब पीवां पद ए के बराबर है, क्यूवां पद बी के बराबर है और आरवां पद सी के बराबर है, तो ये सिद्ध करना है, इसको हमको सिद्ध करना है। अब चूँकि प्रश्न में ही स्मॉल ए बी सी दिया हुआ है, जिसको हम सामान्यतः प्रथम पद के रूप में लेते हैं, आर भी दिया हुआ है, अतः जब इस तरह का कोई पद पहले से प्रश्न में दिया रहता है तो हम गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद कैपिटल ए मान के चलते हैं, और सर्वानुपात यदि पहले से प्रश्न में दिया हुआ है तो कैपिटल आर मान लेंगे। तो माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सर्वानुपात आर है, मान लिया हम। अब पीवां पद ए के बराबर है, तो फार्मूले से पीवां पद, एनवां पद का फार्मूला होता है टी एन बराबर होता है ए आर पावर एन माइनस वन। तो पीवां पद एन बराबर हो जाएगा पी, तो टी पी हो जाएगा। ए के जगह कैपिटल ए माना गया है, स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर, तो पीवां पद बराबर हो गया ए आर पर पी माइनस वन बराबर हो गया ए के बराबर है। क्यूवां पद ए आर एन की जगह क्यू हो जाएगा बी, आरवां पद ए हो जाएगा। ठीक, अब हमको सिद्ध करना है बायां पक्ष, इस तरह का बायां पक्ष यह ए के बराबर है, तो बायां पक्ष यहाँ से लेके बायां पक्ष लेके चलेंगे और हम देखेंगे कि ए के बराबर हो रही है। तो बाएं पक्ष में देखिए ए पे घात इसको लेके चला गया है। अब ए, यहाँ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए बी और सी का मान समीकरण 1, 2 और 3 से रख देंगे। ठीक, तो ए की जगह अब देखिए ए इतना हो गया, बी पे घात इतना हो गया, आर पे घात इतना हो गया। ठीक, घात का घात होता है क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो हो जाएगा ए पे क्यू मान क्या, ए पे क्यू माइनस आर पे पी माइनस वन, क्यू माइनस वन, ए पे आर माइनस पी, आर पे क्यू माइनस वन, यहाँ आर माइनस पी होगा। ठीक, ए पी माइनस क्यू पे कटाएंगे, इसका इतना हो जाएगा। अब ए वाला घात एक साथ कर लेंगे, ए पर क्यू माइनस आर, ए पे आर माइनस पी, ए वाला घात सबको एक साथ करेंगे, देखिए ऐसे एक साथ कर लेंगे, तो ऐसे हो ए पावर एम गुणे ए पावर एन हो गुणे ए पावर पी हो, 3 पद हो, तो घात सबका जुड़ जाता है, एम प्लस एन प्लस जुड़ जाता है, वो चीज़ यहाँ किया गया है। ए का सभी घात जुड़ गया है। ठीक, इसी तरह से आर का सभी घात जुड़ जाएगा, और हल करेंगे तो ए पे घात 0 आ जाएगा, आर पे घात 0 आ जाएगा, और किसी पद या संख्या का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, इसलिए 1 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 1। अब
उसी प्रश्नावली का 23वां सवाल देखिए। कारक यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद nवां पद, पहला पद दिया हुआ है, प्रथम पद क्या है a दिया हुआ है, nवां पद b दिया हुआ है, और p क्या है उस गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का गुणनफल है, n पदों का गुणनफल है, तो सिद्ध करना है। तो हम मान लेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद अपने मान लिया अपने आप से कैपिटल ए है और सर्वानुपात आर है। ठीक, तो गुणोत्तर श्रेणी क्या हो जाएगी, पहला पद, पहले पद में सर्वानुपात से गुणा करेंगे दूसरा हो जाएगा, फिर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट ए आर पावर एन माइनस ए एनवां पद हो जाएगा। देखिए यहाँ से शुरू है, जब यहाँ पे ए आर है मतलब घात एक है, घात एक है तो कौन सा पद है, दूसरा पद है, घात दो है तो तीसरा पद है, घात तीन है तो चौथा पद है। इसी तरह से घात जब n-1 हो जाएगा तो nवां पद हो जाएगा। अब प्रथम पद दिया हुआ है ए बराबर कैपिटल ए दिया हुआ है, फार्मूला क्या होता है nवें पद का, Tn बराबर होता है ए आर पावर n-1, ए प्रथम पद है, आर सर्वानुपात है। ठीक, प्रश्न में कह रहा है कि nवां पद किसके बराबर है, b के बराबर है, तो nवां पद b है, प्रथम पद a है तो a बराबर हो जाएगा स्मॉल a आर पावर n-1। ठीक, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये हो जाएगा ऐसे b बटा a पावर हो जाएगा r पावर n-1 हो जाएगा, इसलिए r बराबर हो जाएगा b बटा a, ऐसी भी रहने दीजिए, r पावर n-1 बराबर हो जाएगा b बटा r-1 बराबर हो गया b बटा a। अभी इसका आगे प्रयोग होगा। अब अगला स्टेप कह रहा है कि p क्या है, p n पदों का गुणनफल है। तो देखिए पहला पद a है, दूसरा पद ए आर, तीसरा पद ए आर स्क्वायर, चौथा पद ए आर क्यूब, और nवां पद क्या है ए आर पावर n-1। तो p बराबर हो जाएगा पहला पद गुणे दूसरा पद गुणे तीसरा पद गुणे nवां पद। ठीक, p बराबर हो जाएगा, अब ए कितनी बार आया, n बार आया, वो ए गुणे ए कितनी बार आया, n बार आया है, तो घातांक के नियम से क्या होता है, घात जुड़ता है, तो a बराबर हो जाएगा 1 + 1 + 1, 1 पदों तक मतलब n बार आया हुआ है। r का देख लीजिए, घातांक के नियम से घात जुड़ जाएगा, तो r पे घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो r बराबर हो जाएगा r पे घात 1 + 2 डॉट डॉट n-1 हो जाएगा। ठीक, और एक को हम जब n बार जोड़ेंगे तो कितना होगा n, ठीक है, एक को 2 बार जोड़ेंगे 2 आता है, एक को 3 बार जोड़ते हैं तो 3 आता है, एक को 4 बार जोड़ते हैं तो 4 बार आता है, तो एक को n बार जोड़ेंगे तो n आ जाएगा। और यह किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। देखिए 1 + 2 + 3, पहला पद क्या है 1 है, अंतिम पद n-1 है। ठीक, सर्वांतर क्या है, 2 में से 1 घटाएंगे तो n पदों के योगफल का फार्मूला लगा देंगे, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला लगाएंगे तो r का घात इतना हो जाएगा, a पावर n हो गया, a r पावर n-1/2, और पदों की संख्या देखिए यहाँ पदों की संख्या कितनी n-1 है, n के जगह n-1 रखेंगे ये आ जाएगा, p बराबर हो गया इतना। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, p² वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा। ठीक, अलग अलग कर देंगे, a पे घात 2n हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा, जब वर्ग करेंगे घात का घात है 2 और 2 इसके लिए कट जाएगा, ये हमारा आ गया है। ठीक, अब यहाँ देखिए r पर घात n-1 किसके बराबर है, b बटा a के बराबर है, तो a पावर कैपिटल A प्रथम पद है हो गया स्मॉल a पावर 2n, r पावर n-1 बराबर है b बटा a हो गया, b बटा a पावर n हो गया, a पावर 2n हो गया, इसको अलग अलग कर दिए, b पावर n, a पावर n, a पावर 2n, a पावर n नीचे है ऊपर जाएगा तो -n हो जाएगा, a पावर 2n -n गुणे b पावर n। ठीक, ये बराबर आ गया a पावर n गुणे b पर पावर n बराबर क्या है p² बराबर हो गया a b पावर n। अब अगला है
दो संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध क्या होता है? दो संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध। हम मान लिए कि दो धन वास्तविक संख्याएं ए और बी हैं, दो धन वास्तविक संख्याएं ए और बी हैं तथा उनका समांतर माध्य ए है, कैपिटल ए है, और गुणोत्तर माध्य क्या है? कैपिटल जी है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का समांतर माध्य ए उनके योग का आधा होता है, तो ए प्लस बी बाई 2 हो जाए। गुणोत्तर माध्य क्या होता है? जी बराबर क्या होता है? अंडर रूट ए बी होता है। ये दोनों पहले ही बताया गया है। ए माइनस जी निकाल लेंगे, ए माइनस जी मतलब समांतर माध्य में से गुणोत्तर माध्य घटाएंगे। ए माइनस जी मतलब ए का मान रख देंगे, जी का मान रखेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, ये हमारा व्यंजक ए आ जाएगा, ये हमारा व्यंजक आ रहा। ए को कर्ण में ए का स्क्वायर लिखा सकता है, बी को कर्ण में बी का स्क्वायर -2, इसको लिखा था कर्ण में गुणे कर्ण में बी। ठीक, ए माइनस जी बराबर हो गया कर्ण में माइनस कर्ण बी का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे, देखिए यही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए माइनस कर्ण ए माइनस कर्ण बी का स्क्वायर, ए वाला पद आएगा बटा 2। और कोई भी संख्या हो जब उसका हम वर्ग करते हैं क्या होगा? वो धनात्मक होगा। ठीक, इसका मतलब कि ए माइनस जी बराबर हो गया कर्ण में माइनस कर्ण में बी का होल स्क्वायर बटा 2। अब एक या तो शून्य के बाद यदि कर्ण में बराबर कर्ण बी हो जाए तो शून्य हो सकता है, और नहीं होगा तो शून्य से ज़्यादा होगा, इसे लिखा हुआ कर्ण में माइनस कर्ण बी का होल स्क्वायर बटा 2, ये हो जाए ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक, इसका मतलब हो गया ए माइनस जी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या तो शून्य के बराबर होगा या तो उससे ज़्यादा होगा, इसलिए ए पक्षांतर करेंगे तो ए ग्रेटर आर इक्वल टू जी हो गया, ऐसे आ गया। इसका मतलब कि दो धन वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य के या तो बराबर हो गया उससे ज़्यादा होगा या बड़ा होगा, लिखा है देखिए, अर्थात दो धन वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य सदैव गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है या बराबर होता है। तो कभी आता है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि दो धन वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से ज़्यादा होता है, तो इस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। अब विविध प्रश्नावली में गुणोत्तर माध्य से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, समांतर माध्य हो सकता से संबंधित कुछ प्रश्न हों। ठीक, गुणोत्तर माध्य के n पदों से संबंधित हो सकता है, गुणोत्तर माध्य के n पदों के योगफल से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। आप सभी लोग सभी प्रश्नों को हल करेंगे। नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से निर्धारित समय पर प्रश्नों को पूछ सकते हैं। जो भी प्रश्न दिया रहा उसको आप अवश्य ही लगाएं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।